हाँ सर। बोलो क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक बताना। ओ एक्सेलरेशन का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो एंड हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का पढ़नी है, खत्म हो चुके। ठीक है। चलो अब बात करेंगे फॉर्मूला क्या होता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो एक्सेलरेशन के लिए तो क्या होगा, लिखना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखना, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या, लेकिन फिर भी डेफिनेशन इसका लिख सकते हो। लिखना कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन which is responsible for change in magnitude of velocity is known as tangential acceleration. Mathematically, it is given as at is equal to dv by dt. मतलब ये जो फॉर्मूला है dv by dt, v में वेक्टर नहीं लगा हुआ, ध्यान से देख लेना, यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ है। मतलब ये तुमको क्या देगा, v का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। वेक्टर लगाते तब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी का। तो यहाँ पे अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। और टेंजेंशियल का डायरेक्शन बताए थे कि टेंजेंशियल क्या होगा, पैरेलल हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी में लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लिखेंगे व्हेन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन is in direction of, when tangential acceleration is in direction of velocity, it is taken as positive. जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, and it is taken negative when it is anti-parallel or इसको is in opposite direction लिख दो, opposite direction to the velocity. This is also known as retardation और डीएक्सेलरेशन। जब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन
वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसको इसको रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन पूछा जाए तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसके चेंज से टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल एक्सेलेरेशन का। और नॉर्मल एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन which is perpendicular to velocity is called normal acceleration। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली इट इज गिवन एज बोलो किसी कोई आइडिया है कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला डीवी बाई डी टी तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। डीवी बाई डी में अगर v तुम्हारा मैक, हाँ चलो देखो ये होता है, इसको an से रिप्रेजेंट करते हैं और an होता है v स्क्वायर बाई r, वेयर v इज magnitude of velocity at a point where radius of curvature is smaller। नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन होता है n इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, जहाँ v क्या है, v है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट वेयर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन डिफाइन करने के लिए हमेशा तुमको कर्व पाथ चाहिए, पाथ होगा उसका कुछ रेडियस होगा, वो रेडियस से नीचे डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा नॉर्मल एक्सेलेरेशन। इसका ध्यान रखेंगे। आप समझते हैं, ये एक पाथ है जिस पे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने देखा, इस पॉइंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो v है और इधर की तरफ है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। तो हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे अगर वेलोसिटी टाइम कर रहा है तो an का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, सॉरी at का डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर ये डायरेक्शन देख रहे हो, डायरेक्शन का ऐसा पाथ है, ये पाथ है कर्व पाथ, तो यहाँ पे एक और एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन दोनों एक्सीलरेशन के चलते हमें क्या मिलेगा, एक एक्सेलेरेशन मिलेगा जो कि नेट एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए नेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस ए नेट का तुमको क्या चाहिए, ए नोट का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। ए नोट जो ए नेट जो भी है तुम्हारा रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन जो भी है, इसका मैग्नीट्यूड और हमें डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा, ए नेट जो होगा इट विल बी रूट ओवर ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, आया ना। किसी भी पॉइंट पे अगर नेट एक्सेलेरेशन निकालोगे, पार्टिकल अब अगर मूव कर रहा है, इसका एक्सेलेरेशन एटी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ए एन, नॉर्मल एक्सेलेरेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नेट एक्सेलेरेशन मिलेगा या रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है। और अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो ए एन गायब हो जाएगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा तो ए टी होगा। ठीक है। अगर पार्टिकल का बस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, उसका बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ए एन मिलेगा, ए टी गायब हो जाएगा। ठीक है। और अगर तुम यहाँ से, अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो tan थीटा कितना होगा, बोलो। अगर ये थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा की वैल्यू ए एन बाई AN/80। ठीक है। तो अब तुमको ए एन निकालना भी बता दिए हैं, ए टी निकालना भी बता दिए हैं, तो यहाँ से जो थीटा होगा, थीटा विल बी tan इनवर्स ए एन बाई ए टी। अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ किसी भी पॉइंट पे एक्सिलरेशन का। ठीक है ना। अगर नेट एक्सिलरेशन चाहिए, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो उसका नेट एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। ठीक है। आ गया समझ में। तो जब भी एक्सेलेरेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, तो पहले हम समझेंगे कि वो किस टाइप के एक्सेलेरेशन है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। चलो अब समझते हैं बाकी सारी चीजें। और नेगेटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का मतलब समझ में आ गया कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है। नोट में एक और पॉइंट लिखेंगे, और इसको ध्यान में रखना, लिखना। If a body is moving under constant acceleration, अगर कोई बॉडी है, उसका जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के अंडर हो रहा है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, पोजीशन के साथ चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, या फिर उसको एक तरीके से बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि जो भी पाथ होगा, पार्टिकल का जो भी पाथ होगा ना, जो फॉलो करेगा वो एक डेफिनेट शेप में होगा। कैसे लिखना, इफ अ बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, देन इट्स पाथ is a, then its path is, अब ए में लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, path is straight line when angle between path is straight line when angle between initial velocity and acceleration is 0 degree or 180 degree। ठीक है। समझना इसका क्या मतलब है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो किसके अंडर मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के अंदर, और कंडीशन क्या है कि पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड है ना, या इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें एंगल और एक्सेलरेशन का, जो इनिशियल वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो या तो 0 है या फिर 180 है। ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो पार्टिकल का मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन पे होगा। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। जैसे एक ब्लॉक है यहाँ पे रुका हुआ है, ब्लॉक है यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इसको फोर्स लगा के इधर से धक्का दोगे तो क्या होगा, देखो फोर्स लगाओगे, अभी ये ब्लॉक रुका हुआ है तो ये मोशन किधर होगा, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। या फिर ये v स्पीड से चल रहा है, ये v स्पीड से चल रहा था, हमने इस पे क्या करा, फोर्स के डायरेक्शन में, सॉरी वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो ये किधर मूव करता है,
स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। आ रही बात समझ में? ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा इनिशियल वेलोसिटी में और एक्सीलरेशन में जो एंगल 0 या 180 डिग्री होता है, तो पार्टिकल का मोशन होगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 और 180 नहीं हुआ, इसको छोड़ करके कोई और एंगल हुआ, तो उस केस में जो पाथ फॉलो करेगा दैट विल बी पैराबोलिक। तो लिखना अदर देन एंगल, अदर देन एट एंगल अदर देन 0 और 180 डिग्री, particle will follow parabolic path। 0 और 180 को छोड़ के किसी और एंगल पे फेंकोगे तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी में देख सकते हो, ये दोनों एग्जांपल हम मोशन अंडर ग्रेविटी में देख सकते हैं। जब फ्री फॉल करवाते हैं, बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो जब बॉल को ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन है उसमें एंगल कितने का होता है? 0 डिग्री का होता है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में फॉल करता है। अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, एंगल है 180 डिग्री, तो भी वो फॉलो करता है। लेकिन अगर एंगल पे फेंकते हैं, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, एंगल पे फेंकेंगे तो पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 0 और 180 स्ट्रेट लाइन, बाकी कोई भी एंगल पे फेंकोगे पैराबोलिक पाथ होगा। कब? व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में ये दो तरीके के पाथ पॉसिबल है, या तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या तो फिर पैराबोलिक होगा, वो डिपेंड करेगा इनिशियल वेलोसिटी। सर अगर हम एक ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में थे तो वो एच इक्वल टू भी प्लस हाफ ऑफ जी यू प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर वो इक्वेशन फॉलो करेगा, तो वो तो एक पैराबोलिक इक्वेशन है। इक्वेशन किसके साथ? इक्वेशन किसके साथ पैराबोलिक बना रहा है? एच किसके साथ पैराबोलिक है? एच टी के साथ। तो हमने तो टी का रिलेशन बोला नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? स्पेस में जो ट्राजेक्ट्री होगा, ट्राजेक्ट्री जो होगा, दैट ट्राजेक्ट्री, ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो पाथ जो होगा ना, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो पाथ का एच और टी से क्या मतलब है? हाइट और टाइम का रिलेशन से पाथ कैसे होगा उसका क्या मतलब है? अगर पाथ का रिलेशन बताना है तो हम लो सर, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ सर बोलो। सर 0 डिग्री पर ही सर गिर रहा है ना सर, एक ही डायरेक्शन हाँ में। 0 डिग्री पे गिर रहा है तो सर सेम ही तो हुआ सर, 0 या एक 180 के डिग्री के बीच गिरेगा तो स्ट्रेट लाइन सर, नीचे हाँ तो स्ट्रेट लाइन होगा। गिरेगा, तो वो भी तो क्या फॉलो, होगा? वो भी तो स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो कर रहा है ना सर। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर ऊपर फेंकोगे, जैसे एकदम ऊपर फेंक दिया, जैसे अगर समझो अगर एक बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, तो इस टाइम अगर एंगल देखोगे v और g में, तो इट विल बी 180 डिग्री। तो बॉल ऊपर जाता है स्ट्रेट लाइन पे, फिर नीचे आता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। या फिर अगर यहाँ पे एक बॉल है, इसको मैंने ड्रॉप करा, तो g का डायरेक्शन किधर है? इधर है। वेलोसिटी में एंगल देखोगे तो इट विल बी 0 डिग्री। तो दोनों केस में जो पाथ फॉलो करेगा वो कैसा फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। लेकिन अगर हाँ, लेकिन अगर तुमको इसको किसी एंगल पे फेंक रहे हो, थीटा एंगल पे फेंक रहे हो v वेलोसिटी से, अभी समझो g किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। तो इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में जो एंगल होगा इट विल बी 90 प्लस थीटा। कितना एंगल है? ये 90 थीटा मान लो 30 डिग्री है, मान लो एंगल 30 डिग्री है, तो अगर ऐड करोगे 90 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो अभी इस केस में इस वेलोसिटी और इस एक्सीलरेशन में एंगल कितने का है? इट इज अदर देन 0 और 180। केस में पाथ कैसा फॉलो करता है? पाथ फॉलो करता है पैराबोलिक। और ये पैराबोलिक पाथ कहाँ से प्रूफ करते हैं हम? ये प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी से, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे? ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जब पढ़ेंगे, वहां पे साफ साफ दिखता है कि जब भी किसी पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है, ट्राजेक्टरी का जो पाथ
ट्राजेक्ट्री का जो इक्वेशन होता है वो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है, ना कि एच और टी का रिलेशन होता है। एच टी का रिलेशन कहने का मतलब है कि टाइम के साथ पार्टिकल कितने हाइट पे है वो रिलेशन में, और ट्राजेक्ट्री के रिलेशन में डिफरेंस है, ठीक है ना। ट्राजेक्ट्री का जो रिलेशन होता है उसका मतलब होता है कि पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। आ रही बात समझ में? तो अगर ये हाँ वाला सर। कंडीशन होगा तो ये एक लाइन फॉलो करेगा। अगर एक्स वाई प्लॉट कर रहे हो तो अगर ये वाला कंडीशन है चाहे ये वाला कंडीशन है तो क्या चेंज होगा? हाइट चेंज होगा, एक्स कांस्टेंट है। हरी बात समझ में? लेकिन ऐसा अगर मोशन होगा तो एक्स वाई ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो एक्स वाई ग्राफ विल बी पैराबोलिक, ठीक है ना। तो पाथ जब भी हमें डिस्क्राइब करना होता है तो हम किसके बीच में रिलेशन ढूंढते हैं? एक्स हम एंड रिलेशन वाई। ढूंढते हैं एक्स और वाई के बीच में, ठीक है ना। एच और टी से उसको मतलब नहीं है। एच और टी का मतलब है टाइम के साथ हाइट कैसा चेंज हो रहा है। तो वो पाथ के बारे में तुमको नहीं बताएगा, वो किसके बारे में बताएगा? वो हाइट कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या आर कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एक्स कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इन दोनों का रिलेशन अगर कंबाइन करोगे तब तुम्हें एक्स और वाई का रिलेशन मिलता है। वहां से हमें ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन आता है। दैट ट्राजेक्ट्री, अगर वो ट्राजेक्ट्री पैराबोलिक है तो इधर ऐसे फॉलो करेगा, और स्ट्रेट लाइन होगा अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर ओके सर। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो दो ही तरीके का पाथ पॉसिबल है, जो कि मैंने बताया हुआ किस किस कंडीशन में कौन कौन सा पाथ पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगर कहीं एक्सीलरेशन लिखा हुआ है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के चलते ओनली स्ट्रेट लाइन होता है, या स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, तो हम हमेशा कौन सा चूज करेंगे? हम चूज करेंगे स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक बोथ, क्योंकि दोनों पॉसिबल है। आ रही बात समझ में? तो इसका ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इसके चलते हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक। हाँ सर। चलो कुछ सवाल करते हैं। लिखना लिखना पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल varies with time, position of a particle varies with time, varies with time, varies with time as x equals to at square minus bt cube, x equals to at square minus bt cube. At what time? At what time acceleration of the particle? At what time acceleration of the particle? Acceleration of the particle becomes zero. Acceleration of the particle becomes zero. Also find speed of the particle at that instant. Also find speed of the particle at that instant. सिंपल सा चीज है। एक्स किसका फंक्शन दिया हुआ है? टाइम का। एक्स यहाँ पे टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब जो भी पार्टिकल है वो मूव कहाँ कर रहा है? एक्स एक्सिस पे कर रहा है, ठीक है ना। अगर आर दिया रहता, आर का मतलब होता है कि दैट में फेस मतलब 3D भी हो सकता है 2D भी हो सकता है। अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक्स से रिप्रेजेंट करने का मतलब है बस पार्टिकल का एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है, बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो हर टाइम हमेशा a/3b होगा। टाइम सर कितना? टाइम a/3b। a/3b, टाइम ए ठीक बाई है। 3। इस टाइम पे एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा काम है, कुछ करना नहीं है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, और दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेट कर देना है 0 से, ठीक है ना। और इक्वेट करने के बाद 0, फिर ये जो टाइम आएगा इस टाइम पे वेलोसिटी स्पीड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ए स्क्वायर बाई 3b। तो अगर सॉल्व करोगे इसको तो पहले अगर dx बाई dt करते हो तो यहाँ से क्या मिलेगा? स्पीड वेलोसिटी मिलेगा, दैट विल बी 2at माइनस 3bt स्क्वायर, यही होगा।
एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा dv/dt से, दैट विल बी 2a माइनस 6bt। अब इसी को जीरो करना, सिंप्लीफाई करोगे तो t विल बी 2a/6b, दैट इज a/3b। सर और एक आंसर आया a²/3b। क्या आया? a²/3b। वो क्या है? किसके लिए आंसर और लाए हो? स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट। स्पीड, हाँ स्पीड बताओ ना, तो स्पीड कब निकालना है? v। अब इस इक्वेशन में पुट करोगे t कब? a/3b पे तुमको कैलकुलेट करना है, तो यार 2a इंटू क्या पुट करोगे t की जगह a/3b, और यहाँ माइनस 3b इंटू a/3b का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करना, बोलो कितना आ रहा है? और सर a²/3b। a²/3b। ठीक है ना? चलो एक और लिखना। A particle is moving on x-axis. A particle is moving on x-axis. A particle is moving on x-axis with a velocity of 5 meter per second. With a velocity of 5 meter per second. Full stop. In 10 second. In 10 second. In 10 second, velocity changes to. In 10 second, velocity changes to. Velocity changes to 5 meter per second in. Velocity changes to 5 meter per second. 5 meter per second in negative y direction. In negative y direction. In negative y direction. Then find average acceleration. Then find average acceleration. Then find average acceleration. सॉल्व करो। देखो पहले कह रहा है कि जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस पे चल रहा है कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड से। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी सर उसका सर आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले तुमसे एक्सीलरेशन पूछा है ना, तो एक्सीलरेशन का जब आंसर दोगे तो वेक्टर फॉर्म में दोगे या बस मैग्नीट्यूड बता के छोड़ दोगे? चलो समझते हैं। इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो इतना होगा, आया ना, 5 i कैप। 5 ये मैग्नीट्यूड है और i क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा।
इतना तुम्हारा इनिशियल है, ठीक है। फाइनल जो है, फाइनल बोल रहा है कि जो स्पीड है वो सेम रह रहा है, बस उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किधर की तरफ, नेगेटिव वाई की तरफ। मतलब नेगेटिव वाई अगर लिखोगे तो इट विल बी -5 J/m/s। आ रही बात समझ में? और एवरेज एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलेरेशन होता है vf -vi डिवाइडेड बाई टाइम। मतलब tf -ti कर सकते हो या डेल्टा टी लिख सकते हो उसकी। अब वैल्यू पुट कर दो तो ये होगा -5 J कैप -i कैप डिवाइडेड बाई टाइम कितना था, 10 सेकेंड में, तो नीचे 10। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो एक्सेलेरेशन आएगा कितना, इट विल माइनस हाफ कॉमन कर सकते हो i+j। ये तुम्हारा आंसर है। आ रही बात समझ में? बोलो, नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है ना, सिंपल सा यही फॉर्मूला तो यही है ना एवरेज एक्सीलरेशन का, कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी को t फाइनल माइनस t इनिशियल कर सकते हैं। तो जो फाइनल फाइनल वेलोसिटी है वो दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव y में 5 का मैग्नीट्यूड, तो नेगेटिव y में 5 का मैग्नीट्यूड, और इनिशियल वेलोसिटी जो था वो कितना था, वो था, तो -5 करेंगे और यहाँ से हाफ कॉमन करेंगे, ये 2 कट जाएगा ना, यहाँ से भी 2 कट रहा है, तो हाफ कॉमन i+j हो गया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे। अगर मैग्नीट्यूड पूछता तुमसे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तब यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता। ठीक है ना, अगर मोड प्रॉब्लम में सीधे लेना तुमसे पड़ेगी। मॉड लेकर के तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बस एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, एक्सेलेरेशन का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्शन भी बताओगे, मैग्नीट्यूड भी बताओगे। तो ये जो है, ये ऑर्थोगोनल फॉर्म में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसी भी वेक्टर का। मैंने बता के रखा है कि वेक्टर को कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या इसका मैग्नीट्यूड निकालो और उसके बीच का एंगल निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड एंगल से भी बता सकते हो। ठीक है, चलो एक और करते हैं। देखना, a particle is a particle is moving with a particle is moving with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second, 10 meter per second in eastward direction, in eastward direction, सही। eastward in eastward direction, eastward direction, full stop, in next 10 second, in next 10 second, in next 10 second, it starts to move, it starts to move, it starts to move with a speed of, it starts to move with a speed of 20 meter per second, starts to move with a speed of 20 meter per second, 20 meter per second in northward direction, in northward direction, in northward direction. Then find acceleration of the particle, then find acceleration of the particle, then find acceleration of the particle.
इसको थोड़ा ध्यान से करना। वही एक्सेलेरेशन तुमसे पूछा हुआ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इंफॉर्मेशन चाहिए। सर 2 i का माइनस j कैप। सर 2 j कैप माइनस i कैप। इसको आई और जे में नहीं करेंगे, इसको डायरेक्शन के टर्म में बताएंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके का। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उसमें तुमको ऐसा लिखा रहेगा, जैसे तुमको दे दिया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, या फिर साउथ ईस्ट, इस तरीके का ऑप्शन तुमको दिया रहेगा। तो तुम्हें इस फॉर्म में बताना है कि जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। चलो देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, तो हमें क्या दिया हुआ है समझना, हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है सर, वी आई, नॉर्थ ईस्ट होगा। नॉर्थ देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। अपना एक का आया है नॉर्थ ईस्ट, एंगल भी आएगा नॉर्थ ईस्ट कितने एंगल पे, और एक बच्चे का आया है नॉर्थ वेस्ट। समझते हैं इन दोनों में कौन सा सही है, ठीक है ना। इधर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, ये इनिशियल है। फाइनल जो है, फाइनल क्या दिया हुआ है, वी फाइनल जो दिया हुआ है तुम्हारा, इसका मतलब ये दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकंड इन, बताना किधर, नॉर्थ या साउथ, नॉर्थ। नॉर्थ, ठीक है। और ये जो भी चेंज हो रहा है वो कितने देर में हो रहा है, ये चेंज हो रहा है तुम्हारा 10 10 सेकंड। सेकंड में। अब समझो, पहले इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किधर की तरफ है, ये तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन है, इधर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। कंफ्यूजन होता है इसमें ज्यादातर कि नॉर्थ ईस्ट लेंगे कि नॉर्थ वेस्ट लेंगे, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो अभी खत्म कर देंगे। ये ईस्ट है तुम्हारा। फाइनल जो वेलोसिटी है वो किधर हो गया, वो नॉर्थ की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। अब तुमको निकालना क्या है, अब तुमको निकालना है एक्सीलेशन, एवरेज एक्सीलेशन, जो कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी मैं सीधे लिख रहा हूँ, वी एफ माइनस वी नहीं, टी आई माइनस वो नहीं लिख रहा हूँ। अब समझो यहाँ पे क्या है ना, वी एफ माइनस वी आई है, तो जो वी एफ है उसका जिधर डायरेक्शन है उधर ही रहेगा। लेकिन जब हम ये वाला काम करते हैं ना, घटाते हैं, तब घटाते हैं तो समझना क्या होता है, जिसके सामने नेगेटिव साइन लगता है उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ था, 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की तरफ था, ये तुम्हारा फाइनल है, ये वीएफ है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो वी आई है ना, ये वी आई है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला है, समझो जो फॉर्मूला है ना उसमें वी आई नहीं है, माइनस वी आई है। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद अब ये नेगेटिव वी आई है, नेगेटिव वी आई। अब तो यहाँ से तुम वेक्टर पता फॉर्म लगेगा करोगे, वी ए प्लस माइनस वी आई। हाँ वही वही सेम चीज जो तुम बोल रहे हो ना, कि वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर में पढ़ाए थे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बोला था सेक्शन को एक तरीके का एडिशन ही है, जिसमें हम एक नेगेटिव वेक्टर इंट्रोड्यूस करके ऐड करते हैं। तो ये जो है ये वी आई है, लेकिन फॉर्मूला में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी एफ माइनस वी आई आ रहा है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन चेंज करके इधर करना पड़ेगा। अब यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन निकालना है, साथ ही साथ तुमको एंगल भी निकालना होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता तो 45 डिग्री होता, लेकिन इसका 20 है, इसका 10 है, इसके चलते क्या होगा, ये थीटा भी तुमको निकालना पड़ेगा। तो क्या बताओगे, अब देखो ये ईस्ट है, इधर क्या हो गया, वेस्ट, ऊपर क्या है तुम्हारा, नॉर्थ। यानी जो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पे। कितने एंगल पे, वो कैसे पता करोगे, वो Inverse थीटा पता।
थीटा पता करके, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट होगा, यानी जो तुम्हारा आंसर है इसमें अब नॉर्थ वेस्ट जो होगा वही टिक करेंगे, नॉर्थ वेस्ट टिक करेंगे। अब क्यों करेंगे वो समझ में आ गया ना तुमको, क्योंकि हमें इस 10 की जरूरत नहीं है, इसके नेगेटिव वाले 10 की जरूरत है। क्यों? हाँ सर। फॉर्मूला क्या बता रहा है, VF माइनस VI बता रहा है, तो उसका ध्यान रखेंगे। बच्चे इधर बहुत ज्यादा गलती करते हैं, टिक कर देंगे नॉर्थ वेस्ट, गलत हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड सही निकालने के बाद भी गलती कर देते हैं। तो अगर यहाँ मैग्नीट्यूड निकालोगे, सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले तो जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो। देखो ये तुम्हारा एंगल, अगर थीटा निकालना चाहते हो, tan थीटा की अगर बात करो तो कितना होगा, बोलो tan थीटा कितना होगा? 2 होगा। सर सर हाँ। 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री नहीं होगा। 45 डिग्री होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन इधर 20 है और इधर 10 है। तो 2 होगा, tan थीटा समान 2, tan इनवर्स थीटा समान 2 इन tan इनवर्स 2। 2 आ रहा है ना, tan इनवर्स 2, ठीक है। और मैग्नीट्यूड बताओ एक्सेलरेशन का, √5 √5। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकालना है। किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है बताओ, ऐसे बोलो कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं बोलेगा, नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी कोई नहीं बोलेगा कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा ना, हाँ तो इससे बोलो तो नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ तक, इतना तक समझ में आया कि हाँ डायरेक्शन हाँ नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा, ये समझ में आ गया हाँ ना। हाँ हाँ। हाँ चलो, नॉर्थ वेस्ट अगर समझ में आ गया तो अभी करते हैं काम, देखो क्या होगा। अगर तुम्हें सबसे पहला काम है फॉर्मूला जो है उस पर ध्यान देना। फॉर्मूला जो भी है, फॉर्मूला लिखेंगे आराम से, तो VF माइनस VI डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही होता है, ठीक है। अब समझो VF जो तुम्हारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 इन नॉर्थ है, 20 इन नॉर्थ माइनस, माइनस क्या दिया हुआ है, 10 इन साउथ। अब आई कैप जे कैप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन कैसे दिया हुआ, नॉर्थ साउथ में दिया हुआ है। डिवाइडेड बाई कितना होगा, 10। इतना समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, ये होगा 2 इन नॉर्थ एंड 1 इन -1 इन साउथ, ऐसा लिख सकते हो। या फिर अगर कोई इसको लिखना चाहे तो इसको 2 इन नॉर्थ प्लस, सॉरी ये साउथ नहीं था, क्या था, ईस्ट था, ये मैं गलत लिखा था, ये ईस्ट ऐसे लिख सकता है। 10 इन ईस्ट था, तो ईस्ट को अगर चेंज करोगे तो माइनस लगाने के चलते, देखो माइनस लगाने के चलते इसको मैं प्लस वेस्ट लिख सकता हूँ, हाँ या ना। हाँ सर। ईस्ट जो है ये तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है, वहां से हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी 20 नॉट माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी 10 इन ईस्ट है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इन नॉर्थ माइनस ईस्ट। लेकिन ईस्ट को हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट में चेंज वेस्ट करेंगे, लिख तो सकते वेस्ट में हाँ। चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस। हो जाएगा ना। अब यहाँ से करना है, अब यहाँ से तुमको एंगल निकाल लेना है। तो एंगल कैसे निकलेगा, एंगल अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 2 है नॉर्थ में और ये तुम्हारा 1 है वेस्ट में। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, रेक्टेंगल बनाते हैं और ये मैग्नीट्यूड देगा, ये तुम्हारा थीटा चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए का मैग्नीट्यूड इट विल बी √2² प्लस 1²। यही करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। इधर 2 है, इधर 1 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। सिंप्लीफाई करोगे तो मैग्नीट्यूड जो आएगा इट विल बी √5। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा √5, ठीक है। क्या आ रहा है, हाँ सर। अब काम क्या होता है, एंगल निकाला। tan थीटा अगर लिखोगे तो tan थीटा में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 2, ये बेस 1, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स 2। आ गया समझ में, किसी किसी ने सॉल्व कर दिया था इसको, ठीक है ना। तो आसान है ये, इतना दिमाग लगाना नहीं होता, आराम से कर दोगे। लेकिन उसको करने के लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम होंगे मॉड्यूल में उसको आराम से करोगे, ठीक है ना। ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है इधर एंगल में ही होता है, तो ऐसे लिख लिख के करोगे आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने लिख के करा है उसे साफ साफ दिख रहा है कि जो भी तुम्हारा डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो किधर होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा। नॉर्थ वेस्ट में होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव ई है, नेगेटिव ई का मतलब माइनस ऑफ डब्ल्यू, तो माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर है,
मेथड को फॉलो करोगे कोई गलती नहीं होगा कभी भी। डायरेक्शन अगर नॉर्थ वेस्ट साउथ कुछ भी दिया हुआ गलती नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और करते हैं, लिखना। सर हाँ बोलो। मॉड्यूल्स पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आया था, वो मॉड्यूल्स में कुछ कुछ बारे में लिखा रहता है एवरेज एक्सीलरेशन, और कुछ कुछ बारे में सिर्फ एक्सीलरेशन लिखा रहता है बट डायरेक्शन नहीं दिया रहता ऑप्शन। देखो नहीं देखो वही तो ऑप्शन देख के करेंगे। जैसे अगर तुमको ऑप्शन में एक्सेलेरेशन पूछा और ऑप्शन में बस तुमसे मैग्नीट्यूड वाइज दिया हुआ है तो सीधे मैग्नीट्यूड वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। जैसे जो भी एक्सेलेरेशन अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हारा काम क्या है, एक्सेलेरेशन का जो भी फॉर्मूला है उसको यूज करके कैलकुलेट करेंगे। अगर वही तक रुक गया, जैसे तुमने निकाल लिया a इज इक्वल टू समथिंग i प्लस समथिंग j, कितना निकाल लिया। अगर इस तरीके का आंसर है तो इस तरीके का टिक कर दोगे, अगर नहीं है तो तुम्हें फिर यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जो भी स्क्वायर करके तरीका होता है वो फिर ऑप्शन में होगा तो उसको टिक करोगे। मतलब यहाँ तक तो तुम्हारा काम है, ये इतना तक तो करना ही है। इसके बाद का काम क्या होता है, उसको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड यहीं से निकलेगा। तो इतना तो तुमको करना ही है। तो इतना करने के बाद एक बार ऑप्शन चेक कर लोगे, अगर ऑप्शन में ये पूछ रहा होगा तो ये टिक करेंगे, और नहीं तो मैग्नीट्यूड वाइज दिया होगा ऑप्शन तो मैग्नीट्यूड टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि जब एक्सेलेरेशन हम निकाले तो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकाले, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग टिक कर देंगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। चलो लिखना, एक प्रॉब्लम लिखना। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, speed of a particle moving on a curve path, moving on a curve path is given as d equals to 5t plus 2t square, 5t plus 2t square। सर वो क्या लिखा है आपने? आपका वी भैया वी सर क्लियर नहीं आ रहा। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा? किसी को क्लियर नहीं आ रहा है क्या, या बस तुमको दिक्कत हो रहा है? हाँ नहीं सर। बाकी लोगों को दिख रहा है? नहीं d सर। equals to 5t, किसी को नहीं दिख रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा होगा तो फिर डेटा चेंज कर देंगे, जल्दी बोलो। बाकियों को दिख रहा है? नहीं सर नहीं। हाँ सर। किसी को नहीं दिख रहा है ना? एक मिनट रुको, एक मिनट। t plus 2t square, v equals to 5t plus 2t square। हो गया? हाँ सर। हो गया ना? लिखना, find acceleration of the particle, find acceleration of the particle, find acceleration of the particle at t equals to 3 second, at t equals to 3 second, at t equals to 3 second, t equals to 3 second, if radius of curvature, if radius of curvature is 1 meter, if radius of curvature is 1 meter, if radius of curvature is 1 meter, हो गया? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? अब बोलो, साफ दिख रहा है बोर्ड? सर 33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 33 मीटर पर सेकेंड। चलो देखते हैं, एक ने बताया 33।
17 मीटर सर, मीटर पर एक में सेकंड। 17। और कोई? √2 of 17 square plus 33 square. और किसे कुछ? सॉल्व करें? चलो देखो, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा dv/dt। लेकिन ध्यान दो, ये ए टोटल एक्सेलरेशन में सर वो होगा √17 प्लस 33 स्क्वायर ही होगा। 33 स्क्वायर, ठीक है। ये et देगा, ये क्या देगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? 5 + 4t। लेकिन तुम्हें किस टाइम पे चाहिए? तुम्हें चाहिए 3 पे। तो यहाँ क्या रखोगे? 5 + 4 × 3 कितना होगा? 17। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि सवाल में ध्यान से देखो, क्योंकि तुमको ये तो नेट तुमको एक्सेलरेशन सवाल में चाहिए हमें। एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है? कि उसमें दोनों कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, टेंजेंशियल का भी और नॉर्मल का भी। तो नॉर्मल कैसे निकलता है? नॉर्मल निकलता है v²/r से। v²/r सर आपका वीडियो करोगे, बात क्लियर नहीं आ रहा सर, काट काट के ये आ क्लियर ही रहा। नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, किसी ने कॉल करके या डिस्टर्ब कर दिया। रुक जाओ, मैं लीव करके फिर कनेक्ट करूंगा। अभी देखो, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अब तुम्हारा काम क्या है? an निकालना तुम्हारा काम है। an कैसे निकालोगे? an का फॉर्मूला होता है v²/r। आ रही बात समझ में? तो v की जगह क्या रखोगे? v की जगह क्या सर वो रखोगे? 5t + 2t स्क्वायर। हाँ, इसमें जब 3 सेकंड रखने के बाद जो वेलोसिटी आ गई, क्योंकि तुमको एक्सेलरेशन कब पता करना है? तुमको एक्सेलरेशन पता करना है 3 सेकंड में, तो वेलोसिटी चाहिए 3 सेकंड का। तो यहाँ पे v@3 निकालोगे तो 5 × 3 + 2 × 9। सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? दिस विल बी 18 और 15 33। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 33 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, तो इट विल बी 33 स्क्वायर। अब ये an 33 स्क्वायर आ रहा है, ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, और ये 17 है। अब जब यहाँ रखोगे ना, तो देखो यहाँ पे 33 स्क्वायर तो पहले से है, फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि an क्या होता है? v² भी r होता है। v तुम्हारा कितना आया? v ही 33 आया, तो फिर 33 का स्क्वायर ये एक्सेलरेशन देगा, और अब इसका स्क्वायर करके तब रूट करेंगे, यानी जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? तो एक्सेलरेशन होगा तुम्हारा a, इट विल बी, a क्या होता है? √/80² + an²। तो 80 कितना है? 17, इसका स्क्वायर, प्लस an कितना है? 33 का स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर। तो यहाँ कितना होगा? 33 का पावर 4 होगा। आ रही बात समझ में? तो जब इस तरीके का सवाल दिया हो ना, तो पहले ध्यान से देखोगे कि तुमसे पूछ क्या रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और रेडियस दे दिया। अगर क्वेश्चन में रेडियस दे दिया तो पक्का वो तुमसे क्या पूछेगा? टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैलकुलेट करवाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। अगर यही मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता, अगर दे दिया रहता सवाल में कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्पीड कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है, तब हमें an निकालने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। नॉर्मल एक्सेलरेशन कब आता है? जब पार्टिकल कर्व पाथ पे चलता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगेन मॉड्यूल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी पता चलेगा किस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सर इसको प्रॉब्लम में तो कोई एंगल भी निकलना पड़ेगी ना?
हाँ प्रॉब्लम में एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकालना तो मैंने बताया ना, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हाँ सर, निकलना inverse? तरीका पता है सर। tan इनवर्स ए टू द पावर n। हाँ an by 80, वो मेन मेरा हाँ सर, समझाने मैं का जो बोल रहा पर्पज हूँ था ना। हाँ हाँ मैं हाँ सर हाँ बोल हाँ, रहा अगर हूँ जब एग्जाम में दोनों ही निकलना पड़ेगी। नहीं एग्जाम में अगर तुमको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, एग्जाम में बोल दिया कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो मैग्नीट्यूड निकाल करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, ये तीन कैटेगरी होते हैं। पहला, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जीरो हो या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो उस टाइप का जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोल रहे हैं, समझ लो। मोशन का कैटेगरी बोल रहे हैं, या एक्सेलरेशन का कैटेगरी, वेलोसिटी का कैटेगरी, स्पीड का कैटेगरी नहीं दे रहे हैं। मोशन किस कैटेगरी का है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सेलरेशन से। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर कुछ ऐसा है दैट कांस्टेंट इज, वेलोसिटी का सर डिफरेंस ये चेंज करेंगे तो वो भी तो सर जीरो ही हो जाएगा ना सर। क्या 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 क्या, हाँ वही तो, एक्सेलेरेशन अगर जीरो है ना, एक्सेलेरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट ए जीरो, दैट इज v वेक्टर जो होगा इट विल बी कांस्टेंट। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब ऐसे मोशन के लिए बस हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, एस वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इंटू टी वेक्टर। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, डायरेक्टली, कोई एक्सेलेरेशन का पोर्शन नहीं है। बस यहाँ पे एक ही इक्वेशन मिलता है, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एस इज इक्वल टू वी टी, वी वेक्टर टी, ये तुम्हारा एक इक्वेशन है। जब ये कब यूज करते हैं, व्हेन एक्सेलेरेशन इज जीरो, ठीक है। और एक्सेलेरेशन जीरो है तो वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम ही सेम होगा, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो तुमसे वेलोसिटी निकालने को पूछेगा नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी वही है। अब दूसरा बात करते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ए इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो यहाँ से हमारे पास तीन फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए टी। ये v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, q वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू तुमको दिया रहेगा, एंड दैट a इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका दूसरा जो इक्वेशन होता है उससे डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, s इज इक्वल टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पर भी जो ये एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मतलब ये एक्सेलरेशन ना तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना ही लोकेशन पे डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा हर जगह पे, और इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक थर्ड इक्वेशन है, जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट एस। ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। सर इसको भी ये को क्या है? स्पीड पर भी स्पीड है। क्या क्या क्या? सर मैं बोल रहा हूँ सर ये भी की स्पीड वेलोसिटी दोनों में कवर कर रहा। हाँ, ये जो चीज है ना वी स्क्वायर, ये एक तरीके से हाँ ये से आया, वी डॉट वी से आया हुआ, वी डॉट वी। तो यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से तुमको क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या होगा, वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है ना उसका स्क्वायर कर दो, काम बन जाएगा, क्योंकि वी डॉट वी। वैसे ये यू डॉट यू है, ये क्या है तुम्हारा? ये यू डॉट यू है। अब ये जो तीनों इक्वेशन है ना, इन तीनों इक्वेशन में ये इक्वेशन वेक्टर का है, क्योंकि वेक्टर वेक्टर वेक्टर। ये जो इक्वेशन है ये भी वेक्टर का है, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, और ए डॉट एस भी एक स्केलर है। आ रही बात समझ में? ए वेक्टर है, एस वेक्टर है, लेकिन उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? वो तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसका यहाँ से रिजल्ट है, इस केस का रिजल्ट जो होता है वो स्केलर होता है, लेकिन यहाँ का रिजल्ट वेक्टर होगा, यहाँ का भी रिजल्ट वेक्टर होगा। क्लियर है? सर इसका मतलब सर हम कहाँ से भी डिस्टेंस नहीं निकल सकते अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पे नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे। हाँ, ये इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाएगा तो तुम डायरेक्टली यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इसका यूज हाँ करके निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। वो सारे सवाल करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। मतलब ये जो भी इक्वेशन तुम्हारा होता है ना, ये जो इक्वेशन होता है ये इन्फॉर्मेशन किसका देगा? वेलोसिटी का देगा, स्पीड का नहीं देगा। ये इक्वेशन किसका इन्फॉर्मेशन देगा? इसका सोल पर्पस वेलोसिटी। होता है, अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, जनरल कंडीशन है, मतलब पार्टिकल कहीं भी मूव कर रहा है 3D में, तो ये तुमको वेलोसिटी देगा, स्पीड नहीं देगा। सिमिलरली ये एस वेक्टर जो है ये डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। नहीं देता है। बट इन स्पेशल केस इट कैन आल्सो गिव डिस्टेंस। बताया हुआ है कि कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और अगर वैसा केस नहीं है तो हम ब्रेक कर करके पढ़ते हैं। तो ब्रेक कर करके पढ़ोगे मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड स्पीड। इधर से ये एक्सेलरेशन है, और ये तुम्हारा क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं है। बट अगेन अगर सुटेबल सिचुएशन है वैसा सर कुछ, डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो। सर बोले कि ये वी वेक्टर वाला फॉर्मूला तो सर एवरेज एक्सेलरेशन से आया है। कौन सा वी बट वेक्टर वाला फॉर्मूला? सर ऊपर वाला जो ए नंबर में है सर। ये हाँ, सबका सबका डेरिवेशन है, सबको डेराइव सर कर सकते हो। जूनियर सर क्लासेस में सारा डेरिवेशन तुमने सीखा होगा। हाँ बोलो। तो सर सेकंड एस वाला ये कहाँ से आया है सर? एस वाला भी इसी का फॉर्म है। पढ़ते हो ना एस इज इक्वल टू, समझो एस पढ़ते हो ना, जो डेरिवेशन, ये भी जो चीज है ये ऊपर वाला एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से है। ऊपर वाला किसके डेफिनेशन से आया? एक्सीलरेशन के। चलो पूरा डेराइव नहीं करेंगे, हल्का सा तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये जो होता है ये होता है, तुम्हें अभी जस्ट पढ़ा है कि एक्सेलेरेशन होता है v माइनस वी ऊपर वाला वी एस समझ में माइनस। आता है सर, नीचे वाला सर। हाँ तो ये इससे आया। अब नीचे वाला जो है, नीचे वाला समझो किससे आया। नीचे वाला आता है एस वेक्टर इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टी से। उसको से स्क्वायर कर दे तो आ जाएगा। हाँ, और जहाँ वी एवरेज जो है, समझो वी एवरेज है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 इनटू टी, ठीक है। इसको बस सिंप्लीफाई करोगे, फिर यू की जगह ये सारा वैल्यू पुट करोगे, इसमें चेंज हो जाता है। सारी बात समझ में? ये तुमने पढ़ा होगा यार, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। इसको सर ग्राफिकल मेथड इसको से भी बताया जाता है। भी क्या क्या भी क्या? एवरेज जो होगा वो टाइम का फंक्शन है। हाँ वी एवरेज यार वेलोसिटी किसका फंक्शन है? देखो तो साफ साफ दिख रहा है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है? ओ ठीक है ठीक है। टाइम का। दिख रहा है ना हाँ, टाइम वेलोसिटी का जब टाइम का हाँ फंक्शन है तो बोले थे ना कि वी एवरेज हम निकाल सकते हैं रेशियो लेकर के। वही सेम ठीक है सारी ठीक है। चीजें कनेक्टेड है, अगर समझ रहे हो एक जगह पे तो दूसरी जगह अपने आप समझ में आ जाएगा। साफ साफ देखो, ऊपर वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। यानी एवरेज वेलोसिटी जो होगा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इसको यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? dt वेक्टर प्लस qt वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब इस v को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। v को किससे रिप्लेस करेंगे? यहाँ से रिप्लेस करोगे, ये इक्वेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। और थर्ड इक्वेशन भी आराम से मिल जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन में क्या करना होता है? टाइम को रिप्लेस करना है, टाइम को हटाना है, हटा दो टाइम, काम बन जाएगा। इसको उठा करके यहाँ से टाइम उठा करके इधर प्लेस कर दो, काम बन गया।
ये डेरिवेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, इसलिए डेरिवेशन तुमको नहीं बता रहे। दो तरीके से डेरिवेशन आ सकता है, ग्राफिकल मेथड से भी और हाँ मैथमेटिकल सर। मेथड से भी, ठीक है ना। वो सर पता है सर। हाँ ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत है तो जिसको पता है, समझ, एक थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको पता है वो डिटेल में डेराइव करके मैथमेटिकल मेथड से ग्रुप में डाल दे। जिसको आइडिया नहीं होगा वो एक बार उधर से समझ लेगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। वो जूनियर क्लासेस की बातें हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसको। तो ये तीनों फॉर्मूला कब यूज होगा? इस तीनों फॉर्मूला के साथ कंडीशन है, ये कब हम यूज करते हैं? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये तीनों फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर तीनों इनवैलिड हो गया तो हमारे पास एक तीसरा केस बनता है, थर्ड केस, व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? ठीक है ना, आप समझो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी केस ए बनता है व्हेन ए इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। मतलब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं इस केस में? हम इक्वेशन यूज करते हैं ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी या फिर dx या x। ये एक्सेलरेशन इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं सीधे, तो r लिखेंगे, तो डी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। जब भी टाइम का फंक्शन होगा हम क्या यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, तो इस इक्वेशन को यूज करोगे, यहाँ से वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा। इस इक्वेशन से यूज करोगे ये इक्वेशन और इसका रिलेशन, यहाँ से r वेक्टर आएगा, ठीक है। मतलब अगर तुमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पूछ क्या रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है या चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये दोनों रिलेशन यूज करेंगे। या फिर तुमको एक्सेलरेशन दे दिया, तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो इसका और इसका रिलेशन यूज करेंगे। सारी बात समझ में? सवाल करेंगे, सारे क्लियर होते जाएंगे। ये सवाल मैं, ये सारी चीजें मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके जस्ट बाद हम मूव कर जाएंगे 1D मोशन में, क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें बस 1 डायमेंशनल मोशन ही पढ़ना है इस लेवल तक। लेकिन जो इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, 3D 2D 1D कहीं भी। नेक्स्ट, सेकंड बात करते हैं, दूसरा, व्हेन एक्सेलरेशन इज सर फंक्शन ऑफ, हाँ बोलो। सर 1 डायमेंशनल मोशन का इक्वेशन 2 डायमेंशनल में यूज होता है? क्या बोल रहे हो? सर आप तो बोला था मेरा जो टॉपिक है वो है 1 डायमेंशनल मोशन का, तो 1 डायमेंशनल मोशन का जब भी इक्वेशन वो 2 डायमेंशन में सेम होता है? नहीं नहीं, इक्वेशन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये 3D की इक्वेशन है, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक आएगा ना, वो हट जाएगा, वो बस चलेगा 1D में। 1D में मतलब जितना भी मोशन होगा वो हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो स्ट्रेट लाइन में प्योर वेक्टर इक्वेशन हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है, हम बस प्लस माइनस साइन से काम चलाते हैं, वो समझ में आएगा। पहले ये लिख लो। अभी क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन जो है, अगर ये फंक्शन हो गया एक्स का, या इस तरीके से लिख सकते हो फंक्शन हो गया आर का। आर में तीनों आते हैं, एक्स वाई जेड तीनों। आ रही बात समझ में? एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? पोजीशन का, ठीक है ना। और आर में मैंने बताया कि आर अगर लिखा हुआ है तो सीधे कितने क्वांटिटीज को डिनोट करेगा? एक्स को एक साथ, वाई को एक साथ और जेड को एक साथ कर सकता है। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, इस केस में हम एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं ध्यान से देख लो। इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा इसी से आता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा था डीवी बाई डी टी, अब इसको चेन रूल यूज करके कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डीवी बाई डी एक्स या डी आर, डीवी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। आ रही बात समझ में? ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम क्या करें, नीचे ऊपर नीचे आर आर डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया, डीवी बाई डी टी ही है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो डी आर बाई डी टी किस में चेंज हो जाएगा? डी आर बाई डी टी चेंज हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर में। इसलिए एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन अगर पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इन दैट केस एक्सीलरेशन जो होगा इट विल बी वी वेक्टर इनटू डीवी बाई डी आर।
आ रही बात समझ में? ठीक है ना? तो ये सारे जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, इसके हेल्प से भी हम ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ऊपर वाला इक्वेशन है उसको प्रूव करने का अब तीसरा मेथड भी मैं बता रहा हूँ। एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा फॉर्मूला जो आता है, डेफिनेशन जो आता है वो एक मेथड है, और इंटीग्रेशन भी एक मेथड होता है जिसको यूज करके हम ऊपर का तीनों इक्वेशन प्रूव कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? उसमें बस सोचना क्या होता है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट काम बन जाता है। क्लियर? अब देखो, ये आर मतलब आर मैं बता ही रहा हूँ, एक्स वाई जेड, लेकिन जैसे ही हम 1D में पढ़ते हैं ना, 1D में घुसते हैं तो आर की जगह हम एक्स लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम 1D जब पढ़ते हैं तो सारी चीजें हम एक्स एक्सिस पे ला करके पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये सारे इक्वेशन है हमारे पास। इन सारे इक्वेशन का यूज करते हैं हम क्या पढ़ने में, मोशन पढ़ने में। किसी भी तरीके का अगर मोशन पढ़ना है तुमको, वो 1D हो, 2D हो, 3D हो, किसी भी डायमेंशन में हो, यही सारे इक्वेशन काम में आएंगे। आ रही बात समझ में? लेकिन हमें क्या पढ़ना है, 1D मोशन। नेक्स्ट लिखेंगे वन डायमेंशनल मोशन एनालिसिस। सर बोलो। सर वो एक इक्वेशन था, एसएन इक्वल यू हाँ, प्लस एसएन हाफ अब ऑफ ए पढ़ेंगे, इंटू। एसएन एसएन अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, कुछ नहीं छूटेगा, परेशान मत हो। अभी हम क्या करेंगे, वन डायमेंशन में पढ़ेंगे, मतलब बाकी के जो डायमेंशन है दो, वो उसको खत्म कर देंगे। ठीक है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जनरल मोशन पढ़ रहे थे। वहां पे मैंने तुमको जब एक्सीलरेशन निकाला ना, तो एक्सीलरेशन का ध्यान दोगे तो कितना कितना वो था, दो कंपोनेंट थे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा, वो जो मोशन होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है तो सबसे पहला चीज ए एन गायब हो जाएगा। अरे बात समझ में? हाँ इसलिए जब वन डायमेंशनल मोशन में हम जब भी पढ़ते हैं तो एक्सीलरेशन पूछता है ना, तो हम सीधे फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। 80। क्यों? क्योंकि मोशन जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, तो दूसरा कंपोनेंट जो होता है वैसे ही गायब हो जाता है। इसलिए बच्चों के दिमाग में वही घुसा रहता है कि जब भी एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी। लेकिन ये कब होता है, ये नेट एक्सेलेरेशन तब देगा जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है, क्योंकि ए एन उस केस में 0 हो जाता है। इसलिए ए बराबर हो जाता है ए टी के, और डीवी बाई डी टी लिखते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है? तो वो सारी चीजें कनेक्ट करना अगर सीखोगे तभी जाकर के फिजिक्स इजी होगा, नहीं तो इसे रटोगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है? क्लियर है? रटना नहीं है, कुछ समझ समझ के कनेक्ट कर करके पढ़ना है। चलो, वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले बात करेंगे कि जो इक्वेशन में चेंज होगा वो किस तरीके का होगा। समझो, वन डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं। अब जो ऊपर सारे हमने इक्वेशन लिखे थे वो 3D में थे, वो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाते हैं वो समझते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला चीज अगेन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला टाइप हमने पढ़ा था, ए व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, सॉरी एक्सेलेरेशन इज 0। पहला हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलेरेशन 0। जब एक्सेलेरेशन 0 होगा तो हमारे पास एक ही इक्वेशन होगा, दैट इज एक्स इक्वल्स टू वीटी। काम खत्म, एक्स इक्वल्स टू वीटी। अब एक्स क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? मोशन कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। पार्टिकल यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये तुम्हारा एक्स है। सर वो जब एक वाई बार की बात, मेरे दिक्कत आ रहा है सर, उस पॉइंट में से आप जो बोला था ना, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी थी, वो सिर्फ भी का वेक्टर फॉर्म नहीं था, तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा जिसमें वन डायमेंशनल मोशन होगा। कहा कहा क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओ सर, आप जो बोला था ना, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी थी, सिर्फ ए डीवी बाई डी इक्वल्स थी, टू, हाँ डीवी बाई डीवी डी बाई डी थी। हाँ, उस आप इस अगली पॉइंट में वो सर की क्या डिस्कस करा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। हाँ वो डिस्कस करेंगे भाई, रुको, जस्ट एग्जांपल बता रहे थे, रुको तो सब समझ में आएगा, रुक जाओ, पहले यहाँ समझो। देखो, व्हेन एक्सेलेरेशन अगर 0 है तो यहाँ पे पहले हम लिख रहे थे एस वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर इनटू टी। अभी हमें वेक्टर की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम 1D में डिस्कस कर रहे हैं, 1D में डिस्कस कर रहे हैं कोई एक एक्सिस लेकर के। मैंने अभी कौन सा एक्सिस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू वी टी लिख रहा हूँ। आ रही बात समझ में? दूसरा चीज है, व्हेन एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाता है
तो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ध्यान दो, अगेन मैं ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी हमें एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी, या तो एक डायरेक्शन में नेगेटिव या पॉजिटिव, इसलिए हम क्या लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं। इसलिए तुमको लगता है कि ये इक्वेशन वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, लेकिन ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों? क्योंकि मोशन कैसा है, 1D मोशन है। 1D मोशन में 1D वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे हम हम्म। प्लस माइनस साइन से काम चलाते हैं। तो जो भी प्लस एक्स की तरफ हो रहा होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वेलोसिटी नेगेटिव एक्स की तरफ है तो उसको नेगेटिव लेंगे, Negative अगर एक्सेलेरेशन प्लस एक्स की तरफ है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव एक्स की तरफ है तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? अरे ये बात समझ में है? इसलिए ये जो इक्वेशन है ना बच्चे, यही वाला इक्वेशन रख के रखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। उनको लगता है कि ये इक्वेशन क्या देगा, स्पीड देगा, नहीं ये वेलोसिटी देता है। लेकिन चूंकि हम 1D पढ़ते हैं तो 1D में अगर जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम होता है। कब तक? जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तब तक। क्लियर है? तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरा इक्वेशन होगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब इस s को हम रिप्लेस कर सकते हैं x से। s को किससे रिप्लेस करेंगे? x से रिप्लेस से। करेंगे, क्योंकि मोशन कहाँ हो रहा है, एक्स डायरेक्शन अगर y एक्सिस पे होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, वाई। ठीक है ना। अब थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड जो तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ क्या होगा? इक्वेशन नंबर 3 होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अगेन एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ एक्स जो है तुम्हारा, क्योंकि मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए एक्स लिख रहे हैं, ना कि एस लिख रहे हैं। क्लियर है? तो जो भी फॉर्मूला क्यों चेंज हो रहा है वो समझ लो। सर इसका easy हो मतलब जाएगा। वो अगर एक्सेलरेशन और वो एक्स का डायरेक्शन दोनों ही माइनस हो तो वो फिर से प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम्म। चलो देखते हैं, अभी साइन कन्वेंशन भी इसके बाद बताएंगे। थर्ड केस है, थर्ड केस वो जो कंफ्यूजन अभी पूछे हो ना, v इक्वल्स टू ये क्यों लिख रहे हैं, a इक्वल्स टू dv बाई dt लिख रहे हैं, उसका अभी बताएंगे। तो अभी क्या मतलब है, अभी लिखेंगे व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, समझते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो बताइए कि क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन Time की। कांस्टेंट नहीं है, किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। देन एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू इधर dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, dv बाई dt। ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में हो क्योंकि रहा Because मोशन स्ट्रेट motion लाइन is में हो 1D. रहा है, 1D मोशन में हो रहा है। 1D मोशन है। 1D मोशन में हम डायरेक्शन कैसे बताते हैं, प्लस माइनस स्ट्रेट साइन से लाइन हो बताते रहा हैं। है। अगर हाँ पॉजिटिव एक्स की तरफ हो रहा है तो माइनस प्लस डाल देंगे, अगर नेगेटिव एक्स की तरफ हो रहा है तो माइनस डाल देंगे, उसी से काम चल जाएगा, dv बाई dt। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो उसको डायरेक्टली dv बाई dt क्यों लिख रहे हैं, an वाला टर्म क्यों नहीं लिख रहे हैं। an वाला टर्म इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन होता सर है क्योंकि तो उसमें कार्टेशियन r में की होता वैल्यू है। इनफाइनाइट हाँ हो गई, r की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट, इसलिए an ऐसा ही जीरो रहता है हमेशा। आ रही बात समझ में? तो हाँ ये जो एक्सेलरेशन है ये रियली में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ नेट एक्सेलरेशन के बराबर है, an जीरो है इसलिए। क्लियर है? मोशन कौन सा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर, समझ लेना, ध्यान से देख लो। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर बाई dt, इसका मतलब है ये नेट एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ वेक्टर के ऊपर ये v के ऊपर साइन लगा हुआ है, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ना कि स्पीड का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब स्पीड का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिलता है, जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो नेट एक्सीलरेशन मिलता है। आ रही बात समझ में? कौन कंफ्यूजन है किसी को? तो ये तुम्हारा 1D में यूज होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। एक्स अगेन क्यों लिख रहे हो, मान के चल रहे हैं मोशन किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस पे। अब दूसरा केस, व्हेन ए इज फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv बाई dx। ये तुम्हारा इक्वेशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा।
टाइम का फंक्शन होगा, ये तुम्हारा इक्वेशन जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्स का फंक्शन होगा, तब यूज करेंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया? और इसके नीचे नोट में लिखेंगे since we are dealing with 1D motion, since we are dealing with 1D motion, नोट में लिखना है इसको। वन डायमेंशनल मोशन, we will use positive and negative sign to represent direction in place of vector। वेक्टर लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा या तो आई कैप होगा या तो माइनस आई कैप होगा। तो जब आई में ही चल रहा है तो आई लिखने का जरूरत है नहीं, प्लस और माइनस साइन से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल लिख लो, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव, ये तुम्हारा ओरिजिन है। तो अगर कोई पार्टिकल इधर की तरफ मोशन कर रहा है, ये पॉजिटिव लेंगे। कोई पार्टिकल इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो भी यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलेरेशन इधर है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर इधर एक्सेलेरेशन है तो नेगेटिव लेंगे। अब जरूरी नहीं है कि यही फॉलो करेंगे, इसका रिवर्स भी हो सकता है। अगर तुमने इसको पॉजिटिव ले लिया तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, अगर इसको पॉजिटिव ले लिया तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वो हमारे हाथ में होता है, हम कैसे भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होता है कि जिधर पॉजिटिव लेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो अगर इधर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो अगर इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ सर। तो 1D से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम लिखना, लिखो हाउ लॉन्ग, टाइम कितना हुआ जल्दी बता दो, टाइम कितना, टाइम हो चुका है। चलो प्रॉब्लम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। सर हाँ, एक ग्राफ में 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन हो क्यों नहीं, वो VT ग्राफ से पूछ सकता? 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कुछ भी मोशन इस ग्राफ में, जो एक ही ग्राफ करा था मैंने, VT ग्राफ करा था, तो उसमें पूछ सकता उस। देखो जैसे अगर तुमको 80 ग्राफ दिया हुआ है, 80 अगर ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, तो इस ग्राफ से तुमको क्या पता चलेगा, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल रहा है। सारी बात समझ में? यहाँ से तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा कि आई डायरेक्शन में हो रहा है, जे डायरेक्शन में हो रहा है, के डायरेक्शन में हो रहा है। इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो भी ग्राफ है वहां से तुमको क्या मिलेगा, जस्ट एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, यहाँ से तुम क्या बोल रहे हो, मान लो उसको कि 1D में हो रहा है और 1D मान के कैलकुलेट कर लेंगे। जब तक देखो, जब तक तुमको मेंशन नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 1D है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम अगर 15 सवाल पूछ रहा है तो उसमें एक आधी सवाल होगा जो 3D या 2D से पूछ सकता है। कभी कभी जब सवाल मतलब सेट करते हैं ऐसे, कभी टफ सेट करना हो तो एक आध सवाल घुसा देते हैं 2D या 3D से, जिसमें आई जे कैप यूज करना पड़ता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द सवाल जो होगा तुम्हारा, अगर ग्राफ से आएगा तो ग्राफ से जो मोस्ट ऑफ द सवाल होते हैं वो 1D में होते हैं। अगर एक्सेलेरेशन और वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस 1D का रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर तुमको सॉल्व करना है तो इसको लिख सकते हो v dv by dx, ये dv by dt इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन, फिर यहाँ से जो भी वैल्यू लाओगे वहां से वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ जाएगा। अगर उस वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दैट कैन बी रिटन एज, फिर तुमने वेलोसिटी निकालना है तो v कैन बी रिटन एज dx by dt, तो यहाँ से x आएगा। आ रही बात समझ में?
अगर इक्वेशन देगा, इक्वेशन दे दिया एक्सेलेरेशन का, तो उसमें तुमको 3D 2D 1D कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर ग्राफ है तो वहां से हम मोस्ट ऑफ द केसेस क्या मान के सॉल्व करेंगे, उसको 1D मान करके solve वन करेंगे। सर एक प्रॉब्लम दिया था वो VT, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो, सुन रहे हैं। सर एक प्रॉब्लम दिया था VT ग्राम में, एक सर्किल दिया था, एक सर्किल। हम्म, हाँ ये VT ग्राम में एक नहीं सर, उस भी नहीं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक सर्किल है VT ग्राम में। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हाँ हाँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बोलो। और उस फर्स्ट सर्किल में एक फुल सर्किल दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फुल सर्किल हाँ इस तरीके का, हाँ। हाँ हाँ, हम्म, बोल रहा सर इसको ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं। हाँ देखो, पॉसिबल है कि नहीं, इस टाइप का ग्राफ आता है। आप समझो कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है, समझो पहले चीज यहाँ पे अगर ये देखोगे कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है एक टाइम पे। अगर मान लो ये 10 सेकंड है, एक टाइम पे पार्टिकल की दो दो वेलोसिटी वेलोसिटी हो रहा है। पॉसिबल है? नहीं एक है नहीं। पार्टिकल से, मतलब एक कार चल रहा है, एक कार चल रहा है, तुमने स्पीडोमीटर देखा, स्पीडोमीटर दो वैल्यू रीड कर सकता है, नहीं सर। रीड कर सकता है। हाँ, यानी ये ग्राफ क्या है, गलत नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही अगर ऐसा कुछ ग्राफ दिया हो, ये अगर एस वर्सेस टी भी होता और सर्कल दे देता, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ और ग्राफ कैसा है, सर्कल दिया हुआ है, नहीं तो होता। यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो एक टाइम पे कितना पोजीशन दिया हुआ है, दो पोजीशन दिया हुआ है। क्या ये पॉसिबल है कि दो बॉस एक नहीं। टाइम पे पार्टिकल दो जगह है? नहीं नहीं है, सर। ठीक है। तो इस तरीके से वही डेवलप करोगे सवाल कर करके, जैसे ये तुमको समझ में आ गया, वैसे ही और भी सारा सवाल करोगे, दिमाग खुलते जाए किस तरीके का प्रॉब्लम तुमसे पूछता है। क्लियर है? और कोई डाउट नहीं सर। नहीं है ना? सर चलो फिर मोडे, हाँ बोलो हेलो सर। बोलो बोलो, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। सर अगर एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन को टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब तुम करना चाहते हो da/dt, यही ना? हाँ सर। तो यहाँ से हाँ। मिलता है जर्क, इस फिजिकल क्वांटिटी को जर्क बोलते हैं, जो हमें नहीं पढ़ना। फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, वो फिजिकल क्वांटिटी मोशन में यूज नहीं होता। मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, मोशन, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये, इसका मोशन में यूज नहीं होता, ठीक है। इसको जर्क बोलते हैं। ओ, और कुछ बोलो, हो गया? नहीं सर। हाँ सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मॉड्यूल करते रहो। थैंक यू एवरीवन।